गाइस, स्वागत है आप सभी प्यार से स्टडी यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो नाम से भी चल रहा है एटम का स्ट्रक्चर। एटम में अंदर एटम के क्या क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने एटम्स के बारे में डेफिनेशन दी थी कि वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम के अंदर भी और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया हुआ है? जैसे कि आप सभी जानते ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये E-P+ क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन में प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, समझ आया? अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए और क्या क्या इनके बारे में चीज़ें उन्होंने बताई थी लोगों ने जिन्होंने इसे डिस्कवर किया। पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने क्या कहा, किसी भी चार्ज बॉडी को, जैसे एक चीज़ है, इस अगर मैं हाथ को रब करूँगा तो हीट कहाँ से आ रही है? कुछ चार्ज इधर से इधर जा रहा होगा तभी हीट आ रही है। या तुमने एक सर में अपनी कंघी तो रगड़ी होगी ना, जब तो अपने सर में कंघी रगड़ते हो उसके बाद जब कागज़ के छिलकों में लगाते हो क्या होता है, जरा से वो कागज़ के छिलके मिलते हैं तुम्हारी कंघी के साथ, चिपकते हैं ना, तो वो एक चार्ज आता कहाँ से है? तो उसकी डिस्कवरी के लिए हमने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को डिस्कवर करने का सोचा। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, प्रोटॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल कैसे डिस्कवर हुए वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिस्कवरी नहीं बताते इन चीज़ों की। तो आज हम इन चीज़ों की डिस्कवरीज पढ़ने वाले हैं कि ये चीज़ कैसे कैसे डिस्कवर हुई। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिस्कवरी, भाई ये डिस्कवरी का चैनल नहीं चल रहा तुम बोलो जियो डिस्कवरी का चैनल चल रहा है सर। देखो डिस्कवरी में क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तुम्हें इस क्लास में एक मेन चीज़ पढ़नी है, क्या करना है, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक ऐसी ट्यूब होती है, सर वो तो हमको ही पता है। इसके अंदर होता है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब पार्टिकल्स तो होते हैं लेकिन वो ज़्यादातर गैस इससे हटा दी जाती हैं 99% तक। इसे ही कहते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? सर आप जो है एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, हम इसके साथ एक प्लेट लगाते हैं इधर और एक प्लेट लगाते हैं इधर, और इन दोनों को हम एक हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ये क्या है? हाई वोल्टेज बैटरी। वोल्ट तो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, वोल्टेज क्या होती है, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाया हुआ है। हाई वोल्टेज बैटरी जब हम इस पूरे सिस्टम में लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से करंट पास होता है। इस वाली जो प्लेट है इसको कहते हैं कैथोड। कैथोड जिस पे होता है माइनस चार्ज, माइनस होती है, नेगेटिव होती है। और ये वाला इसे कहते हैं एनोड, ये होती है पॉजिटिव। जब हमने यहाँ से पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी तो तुम्हें पता ही है एक चार्ज है ना, तो जब यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी भेजी तो वो यहाँ से उसके पार्टिकल्स निकले और कुछ यहाँ से हमें रेज दिखाएगी। लोगों को जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको रेज दिखाई दी और यहाँ पे जाके टकरा रही है। और क्योंकि यहाँ पे जाते सीधा टकराएगी नहीं, यहाँ पे है एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या होती है? जब वो वाली स्क्रीन जब भी इसके साथ कुछ भी चीज़ टकराती है ना, चार्ज पार्टिकल, तो ये ग्लो करती है ग्रीन ग्रीन से, है ना। तुमने देखा होगा कभी कभी ग्रीन ग्रीन से कुछ ग्लो करता है ना। तो जब भी इसके पास लाइट आती है तो जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आए तो इस पर टकराए होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, तो क्या देखा कि ग्लो हो रहा है जिंक सल्फाइड पे। तो उन्होंने कहा कुछ पार्टिकल्स है जो इस पे टकरा रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं था कि यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। चार्ज तो पता ही चल रहा है ना हमें बस इतना पता चल रहा है पार्टिकल्स जा रहे हैं इधर से, लेकिन वो कौन से पार्टिकल हैं उनको पता करने के लिए हमने और डिस्कवरी की। जैसे पहले हमने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पे हमने एक कोई भी मेटल की शीट लगा दी, जो हीट के कंडक्टर होते हैं। तो जब भी इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो इस मेटल की शीट पे टकरा के क्या हो रही थी, हीट अप हो रही थी। जब भी इससे टकरा रहे थे तो इससे हीट रेडिएट हो रही थी, मतलब एक गर्म हो जा रही थी थोड़ी थोड़ी देर में, है ना। तो क्या बोला कि जो भी चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं उनके पास एक पहला पॉइंट क्या आया, हीट। उनके पास हीट है, पहली चीज पता चल गई, उनके पास हीट है चार्ज पार्टिकल के पास। ठीक है सर। अब दूसरी डिस्कवरी क्या करी, इधर एक झूला टाइप लगा दिया, इसमें लगा दिया गोला चक्री जो ऐसे ऐसे घूमे, इधर से इधर, इधर से इधर। इधर से एक वैक्यूम पंप था, वो ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। इधर से जब पार्टिकल्स आए तो उन्होंने इसको चार्ज दिया, हीट तो दी, चार्ज दिया, तो हीट से क्या हुआ, ये गोल 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 घूमने कर गया, मोशन में आ गया। तो मोशन में आया तो उन्होंने क्या पता चला, इसके पास एनर्जी भी है। हीट होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी तो होगी साथ में, हीट के साथ एनर्जी फ्री में मिलती है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये बोला भाई हीट भी हो गया, एनर्जी भी होगी, अब पता करते हैं इसका नेचर क्या है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उन्होंने क्या करा, इधर एक पॉजिटिव साइड लगा दी, पॉजिटिव साइड, और इधर जो है उन्होंने एक नेगेटिव साइड लगा दी, नेगेटिव। तो क्या करा, इलेक्ट्रॉन जब यहां से गए ना, हमें तो पता है उनके पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन तब के लोगों को नहीं पता था। तो इलेक्ट्रॉन क्या करें, यहां से जाके यहां ऐसे पाथ चेंज हो गया उनका, इधर के इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे चलने लग गए। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करता है, इतना पता होगा, 8वीं पढ़ के आए हो ना, 8वीं पढ़ के आए हो तभी पढ़ना है क्लास, क्योंकि सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करता है और अलग अलग डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया तो पार्टिकल्स ऊपर आए, और नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया तो वो पार्टिकल्स ऊपर आए। तो इससे उन्हें क्या पता चला, थर्ड पॉइंट, कि वो नेगेटिव चार्जड हैं और उनके अंदर कुछ मास भी है, क्योंकि मास होगा तभी एनर्जी आएगी, है ना भाई। तो इससे इन चीजों की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तब हमें पता चला कि इसका नाम इन्होंने क्या लगा, इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल का नाम इन्होंने लग दिया इलेक्ट्रॉन, की जो भी ये पार्टिकल है इसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन। आज से हमने बता दिया कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी की। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी सेम ही थी, कैथोड एनोड वाली। ये ऊपर का मिटा देता हूँ, सेम डिस्चार्ज ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब भी यही थी और ये सब भी यही था। बट डिफरेंस क्या था, डिफरेंस क्या थी, इस टाइम पे, इस अंदर के भी मिटा देता हूँ, अंदर जो भी है इसका, इस टाइम पे इन्होंने क्या करा, कैथोड भी वही है, लेकिन जो एनोड है जिससे पॉजिटिव चार्ज है, तो उन्होंने क्या करा भाई, एक और पार्टिकल भी होगा ना जिससे मास आता है। अभी मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या करा था रदरफोर्ड मॉडल में और बोहर मॉडल ने क्या क्या करा था, जिससे इन्हें डिस्कवरी करने की मतलब हाथ से मच गई इन्हें चार्ज। ठीक है, इन्होंने क्या करा, एनोड को आगे ले आया, यहाँ ले आया एनोड को, और इसके अंदर छोटे छोटे गोले कर दिए, और यहाँ पे वही जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। तो इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने क्या करा, अब उनको पता था कि यहाँ से पार्टिकल्स तो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि एक पार्टिकल पीछे भी तो आएगा। जब नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं होगा, कि अभी तो अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, यहाँ भी तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो उन्होंने क्या करा, प्रोटॉन को ढूंढने के लिए उन्होंने क्या करा, इधर से नेगेटिव चार्ज फेंका। एज यू ऑल नो, यहाँ पे जाके नेगेटिव, यहाँ पे डिटेक्टर लगा दिया होगा कि ना इधर से पता करते रहो कौन सा चार्ज आ रहा है। लेकिन जब प्रोटॉन्स रेडिएट हुए, यहाँ पे एक गैस रख दी थी, कोई सी रेसिड्यू गैस, दिख रहा है ना, हाँ, रेसिड्यू गैस। इस गैस से क्या हुआ, जो प्रोटॉन के पार्टिकल्स आ रहे थे ना, जो भी यहाँ से पार्टिकल्स आ रहे थे, वो डिफ्लेक्ट होके यहाँ पीछे जा रहे थे, इन छेद से पीछे जा रहे थे कुछ पार्टिकल्स, यहाँ से डिफ्लेक्ट होके। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया इससे उन्होंने डिस्कवर किया
कि ये जो पार्टिकल्स पीछे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे डिटेक्टर ने बोला कि नेगेटिव तो नहीं है भाई, ये नेगेटिव तो हमने देख लिया भाई, नेगेटिव दूसरा, ये कुछ और ही पार्टिकल है जिनमें एक पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज है, चलो दूसरी ये वही वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले ऊपर रखा उन्होंने पॉजिटिव, नीचे रखा उन्होंने नेगेटिव, तो क्या करा इन पार्टिकल्स ने, डिफ्लेक्शन शो कर दी, सारे पार्टिकल्स ऐसे जाने लग गए, अरे इधर से पार्टिकल ही नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पहले तो पता ही था प्रोटॉन होता है, उनका नाम उन्होंने प्रोटॉन रखा जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इतना पता चल गया, डिस्कवरी पता चल गई प्रोटॉन की, प्रोटॉन। अब देखो स्कूल में ना शौक मानना हो भाई, प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन पता है तुझे? अरे भाई नहीं पता मुझे, तो मुझे पता है, क्या कर लेगा, हाँ शौक करना स्कूल जाके। अब देखो, अब बारी आती है सबसे तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की, जो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ऐसी होती है ना स्पेलिंग, मैं तो स्पेलिंग भी भूल गया। न्यूट्रॉन पार्टिकल होता क्या है यार, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। न्यूट्रॉन पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा पार्टिकल जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, तो चलो भाई हम बताते हैं, अरे थोड़ी नीचे हो जा, हाँ ऐसा पार्टिकल जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, उसके ज़माने में तो पता ही था ना, लेकिन इसकी डिस्कवरी खोज कैसे करी इसकी, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। इसको अगर डिफ्लेक्शन भी शो करनी होगी, जो ना ये पॉजिटिव के साथ करेगा ना ये नेगेटिव के साथ करेगा, तो इसकी डिस्कवरी हुई कैसे? तो तब उन्होंने क्या करा कि हीलियम जो एटम है, हीलियम एटम तो पता होगा, हीलियम He से डिनोट करते हैं, उसका जो वो है एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है जो Z से डिनोट करते हैं वो है 2, इसके बाद 2 प्रोटॉन है, लेकिन जो इसका मास नंबर है वो है 4। तो रदरफोर्ड मॉडल से डिस्कवर हुआ था कि ज़्यादातर पार्टिकल, ज़्यादातर जो भी सारा चीज़ें हैं, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो पहले वीडियो को स्किप करके आगे जो मैंने वो रदर मॉडल्स बताए हैं ना, मॉडल्स वाली वो जो स्लाइड है वो खोल लो, उसमें पढ़ लो, फिर उसके बाद यहाँ आ जाना, क्योंकि ज़्यादातर तुम्हें शायद समझ ना आए। वो 2 4U आ रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि उसके अंदर एक ऐसी और चीज़ है जिससे कि इसका मास बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मास तो प्रोटॉन में उसमें न्यूक्लियस में रिजाइड करता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 2 ही हैं, तो 4 कैसे आ रहा है इसका एटॉमिक नंबर, है ना। तभी उन्होंने कहा कि एक ऐसा और पार्टिकल है जो क्या, जिसके पास चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास एक मास है, तो उसी से न्यूट्रॉन पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। तो न्यूट्रॉन पार्टिकल की डिस्कवरी का पता चल गया तुम्हें? हाँ सर अब बताया तो है नहीं देखो हाइड्रोजन एटम के अगर तुम 4 एटम रखोगे तब वो हीलियम एटम के बराबर होएगा, लेकिन हमें प्रोटॉन से पता चल रहा 2 है इसमें प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन के बराबर होने चाहिए थे, लेकिन ये 4 हाइड्रोजन के बराबर हुआ, तभी इसकी डिस्कवरी चालू की। पहले इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स फेंके। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबल चार्ज हीलियम एटम, डबल चार्ज हीलियम एटम, या तुम्हें इसे +2 भी बोल सकते हो। मैं अभी आगे बताऊंगा +2 कैसे। अब देखो हीलियम अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने फेंके एक लिथियम या बेरिलियम की शीट में या बोरॉन की शीट में इन्होंने फेंके, तो इससे क्या हुआ, इससे ना अल्फा पार्टिकल्स के सारे जो प्रोटॉन है वो हट गए, मतलब जो 2+ इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो प्रोटॉन हट के यहाँ पे जो डिटेक्टर था, ये था डिटेक्टर, यहाँ से उन्होंने कुछ काम कुम करा होगा, उससे यहाँ से सिर्फ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स यहाँ तक गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे डिटेक्टर ने बोला भाई कोई चार्ज ही नहीं आया, मतलब कोई चार्ज ही नहीं आया, क्योंकि दिख तो सकते नहीं हमें न्यूट्रॉन पार्टिकल और इस पर कोई चार्ज भी नहीं दिखा रहा। तो हमने बोला यार ये गए तो गए कहाँ। फिर हमने क्या करा, इधर बीच में एक शीट लगा दी, किसकी? वैक्स की, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव,
वैक्स की शीट लगा दी, पैराफिन वैक्स। तो इससे क्या पता चला, जब वैक्स की शीट लगाई तो वैक्स की शीट से ये जो पार्टिकल्स है इधर आए और इधर से धक्का, इन प्रोटॉन पार्टिकल को धक्का देके यहाँ पे ले आए प्रोटॉन पार्टिकल को सारे। तो डिटेक्टर ने बोला हाँ 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आ गया आ गया आ गया आ गया। तो इससे पता क्या चला, इससे पता चला कि ऐसा कोई पार्टिकल है जिसके पास एक चार्ज तो नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास एक मास है। तो उसी से डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूट्रॉन पार्टिकल की। न्यूट्रॉन पार्टिकल की उसी से डिस्कवरी हुई कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास प्रोटॉन से भी ज्यादा है, प्रोटॉन से कुछ ज्यादा है उसके पास मास, लेकिन थोड़ा सा तो ज्यादा है ना, धक्का तो दे सकता है। क्या मान लो तुमने एक 3 किलो की बॉल रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसको हिलाने के लिए तुम्हें कम से कम 3.1 किलो तो चाहिए होगा, है ना, या उसके मास से थोड़ा सा ज्यादा। तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि इसको अगर प्रोटॉन पार्टिकल ने किसी ने प्रोटॉन पार्टिकल को हिला दिया तो उसका मास प्रोटॉन से ज्यादा होगा। ऐसे करके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, समझ आया। इसी जो थोड़ा पहले के लोग थे ना, वो दिमाग ज़्यादा लगाते थे। अब के लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, सीधा सीधा भाई पढ़ लिया ना, हो गया। आप अपना भी थोड़ा इसमें वो थोड़ा दिमाग लगाना कि कैसे कैसे हुआ है, थोड़ा और इसे स्टडी करना वीडियो को दोबारा देख के। फिर देखो फिर क्या आया, फिर आया अब इनके चार्ज बताओ और इनका मास बताओ। चार्जेस, यार मुझे छोटा लिखने की आदत है। चार्जेस और मास, ये एब्सोल्यूट मास है इलेक्ट्रॉन, किन किन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने मास को क्या कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मास को कहा कि नहीं, चार्ज को कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है प्रोटॉन के बराबर, तभी ओवरऑल जो एटम है, ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि जो पूरा का पूरा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और पूरा ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था उन्होंने बताया कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, COULUMB कूलम, या इससे भी अलग होती है, मैंने इतना याद करा है। कूलम, कूलम क्या होता है, एक चार्ज को डिनोट करने की SI यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो नेगेटिव का होगा और प्रोटॉन पे कितना होगा, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तभी तो ओवरऑल वो आएगा न्यूट्रल। जितना इलेक्ट्रॉन पे होगा उतने प्रोटॉन पे होगा, प्लस माइनस कैंसल आउट, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है उस पर चार्ज है 0, भाई कुछ नहीं है इस पर, पॉजिटिव या नेगेटिव बाहर में जाता हूँ, 0 नहीं है, वैसे कुछ हो सकता है, चार्ज तो वैसे में 0 ही रहता है। मास नंबर, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो सबसे ज्यादा कम है पूरे के पूरे एटम में, नियरली नेग्लिजिबल, यहाँ दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मास इज नियरली नेग्लिजिबल, मतलब कि उसको अगर मानते ही नहीं है, उसको मास नंबर बोलते हैं तो निकल नहीं आ सकते, तेरा कोई रोल ही नहीं है मास नंबर में, क्योंकि उसका मास इतना कम है कि उसको भाई बोलते ही नहीं, तो इज्जत ही नहीं देते इलेक्ट्रॉन को। तो इसका जो मास है वो कितना होता है, इसका जो मास होता है वो होता है, अरे कितना होता है दया, 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ओ भाई ओ ससुरा, ये क्या हो गया, देखो यार 9 इंटू 10 टू द पावर 31 kg, 1 किलो के तुम 31वें हिस्से को 9 से गुना करोगे तब इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। सर ये तो बहुत ही छोटा है, तभी इसके मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं भाई, मैंने बता तो दिया। अब प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास तुम्हें बताइए इससे ज्यादा होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन का मास है वो भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। सर अभी तो कहा था आपने ज्यादा न्यूट्रॉन का,
लेकिन न्यूट्रॉन पार्टिकल का मास थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो उसका मास है वो पॉइंटों में बहुत ज़्यादा है, मतलब इससे पॉइंटों में ज़्यादा है। तो पॉइंट को वैसे भी हम 1 डेसिमल तक लाए हैं, उससे ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब पता चल गया इतना चार्जेस और मास के बारे में। अब होता है हमारा असली चैप्टर शुरू। सर क्या बोल रहे हो, अभी तो चैप्टर नहीं शुरू हुआ ना भाई, अभी चैप्टर कहाँ शुरू हुआ, चैप्टर तो होएगा अब शुरू। नाउ द चैप्टर बिगिंस। तो अब देखो, पहले आए थॉमसन। थॉमसन सर वो कौन थे, साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट जे थॉमसन, जिनको मानते हैं कि उन्होंने न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। जे थॉमसन ने क्या करा, जे थॉमसन ने बोला कि एक जो भी वो है वो एटम, हम अलग अलग वो लेते हैं स्लाइड्स। जे थॉमसन ने क्या कहा, जो एटम है वो एक तरबूज की तरह है। वैसे गर्मियाँ तो हो ही रही है, तरबूज तो तुम खाते ही होंगे। तो उन्होंने कहा जो एटम है वो एक तरबूज की तरह है, वाटरमेलन, जो अंदर से, जिसमें जैसे तुमने सीड देखे होंगे, सीड जो है वो नेगेटिव चार्ज है, जो भी इसके अंदर सीड है वो सारे नेगेटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव चार्ज है। और जो जितना भी इसके अंदर मटेरियल है जो रेड है, ये जो है नेगेटिव चार्ज क्या है इसके सीड्स, और जो इसके अंदर का रेड है वो क्या है पॉजिटिव चार्ज। थॉमसन मॉडल ने हमें ये बताया, थॉमसन ने बोला कि एटम का मॉडल ऐसा होता है। तो लोगों ने कहा ठीक है जी ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने कहा थोड़े ही दिनों बाद थॉमसन, जे थॉमसन के ही स्टूडेंट ने, उन्होंने बोला कि ना ये चीज़ तुम गलत बोल रहे हो, आई डोंट लाइक दिस, तुम गलत बोल रहे हो। रदरफोर्ड मॉडल, ये थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, रदरफोर्ड मॉडल, ये तुम पे आएगा भी, इसलिए से ध्यान से याद रखना, रदरफोर्ड मॉडल। इसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बात करी, तो मैं बता देता हूँ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम जो एटम होता है, हीलियम जो एटम होता है उसके जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, उस पर 2 वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। मैं बताऊंगा तुम्हें कि आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेकिन इतना मान लो कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे 2 प्रोटॉन। तो जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं हीलियम एटम से, तो 2 प्रोटॉन चार्ज हो जाता, 2 प्रोटॉन आ जाते हैं, जिससे हीलियम पे 2 प्लस का चार्ज आ जाता है, या इसे हीलियम +2 भी लिखते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के बारे में पता चल गया। अब देखो अल्फा पार्टिकल हीलियम +2 चार्ज वाले पार्टिकल्स को कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, अल्फा पार्टिकल रेडिएट करने के लिए ट्रांसमीटर लिया, अल्फा पार्टिकल ट्रांसमीटर, जिससे कि अल्फा पार्टिकल जाएं। इधर एक छोटा सा होल कर दिया इन्होंने, जिससे इधर से अल्फा पार्टिकल्स आगे जाएं, ठीक है। अब आगे जाके करेंगे क्या अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल रेडिएट हुए, यहाँ से डिशुम 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 गोलियों की तरह आगे गए। यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक शीट लगाई जिंक सल्फाइड की। सर आपने बताया था जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या करती है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है तो वो ग्लो करने लग जाती है, ठीक है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का सिर्फ इतना ही काम है कि जब भी कुछ चीज़ उस पर टकराती है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कुछ चार्ज उसके साथ टकरा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक शीट लगाई, किसकी, गोल्ड की। सर ओल्ड इज गोल्ड, नहीं वो नहीं कह रहा मैं, गोल्ड की शीट क्यों लगाई सर, दूसरे मेटल की शीट भी तो लगा सकते थे। गोल्ड की शीट इसलिए लगाई क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा हाईली मैलिएबल मेटल है पूरे, मतलब ज़्यादातर सारे मेटल्स में से सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा पतली शीट बन जाती है। उसकी एक बूंद भी लोगे ना, उसकी कितनी लंबी शीट बन जाएगी, तुम्हारे पूरे स्कूल के हॉल जितनी शीट बन जाएगी, इतना मैलिएबल होता है गोल्ड। एक 100 मतलब 1000 एटम थिकनेस हो जाती है उसकी,
1000 डायग्राम थिकनेस, सर बहुत तो है, बहुत नहीं है, मतलब बहुत कम है, बहुत पतला हो जाता है वो। तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जब इन्होंने रेडिएट करे तो गोल्ड के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज था। मैं तुम्हें यहाँ अलग से बताता हूँ, अरे यार यहाँ पे एक अलग से वो बनाता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा उन्होंने, जो गोल्ड है उसके ना अंदर ऐसे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ मिले हुए थे। तो क्या हुआ, जब इधर से अल्फा पार्टिकल आया, इस पे क्या है +2 चार्ज है ना, ये इधर से आया, इधर जो न्यूक्लियस है इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इधर चाहे जितना भी नेगेटिव हो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है, बीच में पॉजिटिव है। और गोल्ड का जो भी मास है वो इससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, रिपेल होंगे, है ना। मान लो रिपेल होंगे, जब यहाँ से टकराएगा 1000 एटम की थिकनेस है भाई, 1000 एटम की, एम ही थोड़ा निकल लेगा। तो क्या करा इन्होंने, क्या डिस्कवर किया कि जो भी एटम थे, ज़्यादातर एटम अल्फा पार्टिकल के निकल लिए, हाँ भाई निकल लिए, ज़्यादातर एटम निकल लिए, बोले हम तो जा रहे हैं। कुछ एटम यहाँ से मिलके प्रोटॉन, यहाँ से न्यूक्लियस से मिलके रिपेल हो गए। ये पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करता है, जैसे यहाँ से आया इसे टकराया ऐसे चले गया, यहाँ से आया इसे टकराया ऐसे चले गया। तो इनके कुछ एंगल्स पे ये मुड़ गए, और कुछ पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया कि सीधा सीधा आए भाई, चोट में आए इसके सामने, यहाँ पे गोल्ड के आइटम ज़्यादा बोल लेगा, सीधा ही वापस कुछ पार्टिकल्स चले गए, कुछ रिपेल हो गए और कुछ सीधा ही वापस आ गए। शरीर का खिचड़ी से पका दी है, मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए करा है कि हीलियम अल्फा जो पार्टिकल्स थे उसके ज़्यादातर एटम्स उधर से मुड़ ही गए थे, मतलब इधर से आए, इधर से कुछ टकरा के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वापस आ गए। ये बहुत ही रेयर केस हुआ कि यहाँ से पार्टिकल गए, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और ज़्यादातर पार्टिकल सीधे 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 सीधे, और कुछ पार्टिकल्स टकरा के गए और वापस आ गए। तो इससे पता क्या चला, रदरफोर्ड मॉडल से पता क्या चला कि क्या पता चला सर कि क्या, हमें ये पता चला रदरफोर्ड मॉडल से कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस, ज़्यादातर जो स्पेस है एक एटम के अंदर इस एम्प्टी, खाली है। सर खाली है मतलब क्योंकि मास तो नेग्लिजिबल होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसको मानो ही ना, ज़्यादातर मास जो है वो बीच में ही रहता है, और बीच में एक स्मॉल कंसंट्रेशन में रहता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल निकल गए उससे, सारे के सारे पार्टिकल निकल गए। तो इतना पता चला कि जो भी सेकंड पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज जो भी है इज इन ए वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत कम कंसंट्रेशन में है, बीच में है, बिल्कुल बहुत कम है, इतना सा, और सारी की सारी स्पेस जो है वो एम्प्टी है, खाली, मतलब बिल्कुल खाली है। और सारा से सारा मास, सर अलग अलग जगह क्यों लिख रहे हो, अरे यार जगह ही नहीं है। थर्ड पॉइंट दिख रहा है ना, थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस, ज़्यादातर स्पेस जो है इनसाइड द एटम, ये तो मैंने बता दिया यार। मोस्ट ऑफ द मास resides in nucleus of atom, क्योंकि अगर न्यूक्लियस में ज़्यादा सारा मास रिजाइड ना करता
तो क्या होता, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मास न्यूक्लियस में रिजाइड ना करता, जो हीलियम एटम थे वो पहले ही उड़ जाते। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कुछ ही पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, तो उन्हें क्या पता चला कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस है वो तो खाली है, लेकिन एक ऐसी जगह है बहुत छोटी कंसंट्रेशन में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ पे सारा का सारा एटम का मास रिजाइड करता है, उसी को हम एटॉमिक मास के नाम से जान सकते हैं। तो अब ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था ये खत्म हो चुका है। रदरफोर्ड को बोलो बाय बाय। यार वैसे तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में लगता क्या है? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री वैसे है तो अच्छी, ज़्यादातर लोग मानते हैं ये इजी है, लेकिन जब तुम और जानोगे ना इसके बारे में, तुम्हारे अंदर और जिज्ञासा आएगी। जब फिजिक्स है, फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आया और केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आया। और तुम फोन में और पटांग चीज़ें ना देख के ये चीज़ें देखो ना, तुम बहुत मेरे से भी आगे निकल सकते हो। अब देखो नील बोहर मॉडल, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सप्लेनेशन था किसका रदरफोर्ड मॉडल के नया वर्जन, रदरफोर्ड मॉडल का नया वर्जन। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज है बीच में, नेगेटिव चार्ज है साइड में, जो कि घूम रहा है, रोटेट कर रहा है किसमें? पॉजिटिव चार्ज के आसपास। इतना बोला रदरफोर्ड ने, मैंने बताया नहीं लेकिन इतना बोला था रदरफोर्ड ने। पॉजिटिव चार्ज बीच में और नेगेटिव चार्ज इसके आसपास घूमे जा रहा है, घूमता रहा कर रहा है। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक आए कि ना, अगर नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, इफ नेगेटिव चार्ज इज रिवॉल्विंग, नेगेटिव चार्ज इज रिवॉल्विंग, तब जो केस बनेगा, तब जो सिनेरियो बनेगा, तब कैसा सिनेरियो होगा? ये होगा एटम, ये होगा पॉजिटिव। और तुम्हें जैसे कि पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो घूमने के लिए भी उसको इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी उस पर बहुत कम होती है, तो माइनस का चार्ज क्या करेगा? घूमेगा, फिर थोड़ा कम होएगा, फिर सीधा प्रोटॉन के साथ चिपक जाएगा, स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। तो इससे उन्होंने बोला कि स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, भाई वो तो ऐसे ही मर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चिपक के मर जाएगा, और जो एटम होगा, एटम विल बी अनस्टेबल, एटम जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इससे उन्होंने बोला कि ये ड्रॉबैक था उनका एक। तो नील बोहर ने क्या करा, इसी वर्जन को एनहेंस वर्जन करा, एक नया वर्जन बनाया इसका। कैसे? उन्होंने बोला, इनके पोस्टुलेट्स ध्यान में रखना, जो इन्होंने बोले थे, पेपर में आके नंबर काट सकते तुम्हारे अगर तुम्हें आए नहीं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो ये एटम है, जो भी एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन और चलते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट, इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट। बता रहा हूं क्या होता है डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूमते हुए एनर्जी रेडिएट ही नहीं करता। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मैथमेटिकली प्रूव हुआ है कि जो है बहुत कम एनर्जी रेडिएट करता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर बहुत कम एनर्जी रेडिएट करता है डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमने के लिए। और दूसरी बात क्या बोली उन्होंने? दूसरी बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है डू नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी ही रेडिएट करेगा और चिपकेगा ही नहीं, है ना। इतना उन्होंने बोल दिया तो लोगों ने मान लिया, बोला ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, बोला ठीक है, जाओ जाओ जाओ, हमारी जान मत खाओ। और फिर उसके बाद आया, इन्होंने KLMN शेल का डिस्कवरी की, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, ये एटम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इतने में समझ नहीं आएगा। ये
सर कुछ ज़्यादा बड़ा ही बन गया। अरे इसमें ना मुझे ज़्यादातर शेल समझानी है तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा ज़रूरी है। दिख नहीं रहा? अरे अब देखो, अब दिख रहा है ना? हाँ चलो अब दिख रहा है, बहुत है बहुत है। इधर से थोड़ा इधर करो, हाँ हाँ हाँ। अब देखो उन्होंने क्या कहा, ये है एटम, ये क्या है एटम, यहाँ पे न्यूक्लियस जिसपे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इतना पता चल गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और ये है ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा। अब उन्होंने बोला कि एक 4 शेल्स बताई उन्होंने जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, डिस्क्रीट ऑर्बिट, 1 2 3 4, ये मैं गोला वैसे ही मार दिया मैंने। देखो 4 शेल्स बताई उन्होंने कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स थी वो 4 जो थी। यहाँ ये ऑर्बिट, एक ये ऑर्बिट, इससे भी ज़्यादा ऑर्बिट्स हो सकती है सर? हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ाएंगे नहीं वो इससे ज़्यादा ऑर्बिट्स। ये 4 ऑर्बिट्स उन्होंने बताई जिनको उन्होंने नाम दिया के शेल, नहीं सबसे पहली वाली को उन्होंने नाम दिया के शेल, दिख रहा है ना? हाँ अबे चल ले, के शेल। और दूसरे वाले को नाम दिया के एल एम एन, मतलब अल्फ़ाबेटिकल वाइज इनको नाम दिए, के शेल, एल शेल और सेल शेल और एम शेल, एन शेल। और इन शेल्स में होता क्या था, इन शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन घूमते थे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते थे। और इन्होंने एक और चीज़ बताई, जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो जो के शेल होगी, जब भी किसी भी ऑर्बिट का तुम्हें वो निकालना हो कि कितने इस ऑर्बिट में कितने वो होंगे, ये एनर्जी लेवल से भी बताया था इन्होंने, एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4। तो किसी भी एनर्जी लेवल पर तुमने बताना कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो उन्होंने फॉर्मूला दिया 2n², मतलब एनर्जी लेवल 2 इंटू एनर्जी लेवल का स्क्वायर। पहले के का निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेंगे पहली शेल पे। दूसरी शेल में 2 से ज़्यादा 2n², 2 इंटू 2n, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 = 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेंगे दूसरी शेल में। तीसरी शेल में कैसे घूमेंगे सर? तीसरी शेल में 2n² कितना हुआ, 2 इंटू 3 का स्क्वायर = 2 इंटू 9, 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथे वाले में जो है 2n² होएगा तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर जो 2 इंटू 16 = 36, नहीं 32। तो इससे इन्होंने बताया कि हर एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात बोली, ना ना बेटा अभी नहीं छोड़ूंगा, ये बोला अभी नहीं छोड़ूंगा बेटा, एक और चीज़ बताऊंगा। ऐसी थोड़ा ना बच्चों की ज़िंदगी हराम भी तो करनी है। हाँ बच्चों की ज़िंदगी हराम नहीं करेंगे तो चैन कैसे आएगा? देखो उन्होंने एक और बात कही, एक्सेप्शन। अरे यार पेन खत्म हो गया, चल नहीं चल रहा। चलो अभी पेन की रिफल भर के आता हूँ 2 मिनट में। 1 2 3 गो। अब उसके बाद आता है कि उन्होंने एक और एक्सेप्शन दिया। क्या दिया? एक एक्सेप्शन। उस सेक्शन में क्या कहते हो एक्सेप्शन में, कि जो भी एटम है उसके जितने मर्जी शेल हों, उसकी जो शेल में मैक्सिमम शेल कैपेसिटी, जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल की कैपेसिटी होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन की होगी, 8 इलेक्ट्रॉन की होगी। सर पहले वाले की तो 2 इलेक्ट्रॉन की है, वो तो तुमने इससे पता कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन की है। लेकिन जो दूसरे में है उसमें 8 होंगे और तीसरे में भी 8 होंगे, चाहे 18 32 तुम जितनी मर्जी ले लो, आएंगे तो 8 ही। एक्सेप्शन उन्होंने ये दिया था कि जो मैक्सिमम नंबर होंगे शेल की कैपेसिटी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की होगी, चाहे जितने मर्जी उसके शेल हों।
ठीक है, ये बताया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बताई थी सर, एक और चीज़ सर, वो क्या थी मैं बताता हूँ। देखो उन्होंने कहा था तो हमें पता है कहा था, क्या कहा था बता रहा हूँ यार, थोड़ा सब्र रखो। देखो उन्होंने कहा कि मान लो तुमने एक एटम लिया, अब मैं तुम्हें बताओ सबसे ज़्यादा एमेंडेंट एटम ऑक्सीजन के बारे में बताता हूँ। ऑक्सीजन का आता है, तुम्हें पहले पीरियोडिक टेबल लर्न करना पड़ेगा। ये पीरियोडिक टेबल से सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से नंबर में आया? 8वें नंबर पे। मतलब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो तुम्हें पता ही है, तब भी ओवरऑल न्यूट्रल होता है वो। तो वैलेंसी में 8वें नंबर पे आता है, मतलब उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे होगा ऑक्सीजन का एटम, न्यूक्लियस ऑक्सीजन का। यहाँ पे हो गए 2 एटम, यहाँ पे होंगे 2, और जो अगले वाला होगा, अरे परफेक्ट गोल नहीं है लेकिन तुम समझ रहे हो, उसमें होंगे 2 हट गए, 8 में से 2 कटे 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन के एटम को कितने एटम की जरूरत है? हाउ मच एटम विल रिक्वायर्ड? कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट है इसे? कितने एटम्स की रिक्वायर्ड है? तुम खुद ही बता दोगे। ओ कितने एटम कह रहा है, कितने? अबे यार यहाँ भी एटम लिख दिया। इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओ यार -1 किलो। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि उसके पास बाहर के दूसरे कहा था इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे? इसकी वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी क्या होती है कि एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो बोलेगा भाई मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसी को कहते हैं हम उसकी वैलेंसी। और जो आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और तुमसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्या बोलोगे? 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। -1 ऐसी की तैसी। आप देखो ऑक्सीजन के -1 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी सर स्टेबल होना। लेकिन एटम कब स्टेबल होएगा? एटम तभी स्टेबल होएगा जब उसके पास पूरा या तो ड्यूलेट या ऑक्टेट, नहीं ड्यूलेट या ऐसी कुछ होता है, ड्यूलेट या ऑक्टेट। ड्यूलेट तुम बुक से देख लेना, ड्यूलेट की जगह कुछ और होगा तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लेना। ड्यूलेट और ऑक्टेट, ड्यूलेट और ऑक्टेट क्या होता है? स्टेबिलिटी तभी होगा एटम जब उसके बाद ड्यूलेट या ऑक्टेट होगा। ड्यूलेट और ऑक्टेट मतलब, ड्यूलेट मतलब पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ड्यूलेट कंप्लीट है। अगर इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इसका ड्यूलेट कंप्लीट है। अब बोलेगा भाई मेरा ड्यूलेट कंप्लीट है, मैं स्टेबल हूँ। लेकिन अगर इसके बाद दूसरी शेल भी आ जाती है, दूसरी या जितनी मर्जी शेल आ जाती है, उनमें अगर इसके पास 8 शेल कंप्लीट नहीं है तो ये स्टेबल नहीं होगा। अगर इसके पास आउटर मोस्ट पहली वाली के शेल तो छोड़ के जितनी मर्जी जितने मर्जी है इसके पास शेल, उसमें अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्टेट नहीं बन रहा इसका, तो क्या बोलेंगे? ये स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, इतना पता चल गया। इसी को कहते हैं एटम की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एटम कब स्टेबल होता है? जब उसके पास ड्यूलेट हो या ऑक्टेट हो। अब इसी से एक और कंसेप्ट निकल के आता है सर। एक और कंसेप्ट क्या? नोबल गैस का। आई होप सो तुमने आगे वाली क्लास में पढ़ोगे, लेकिन नोबल गैस का अभी मैं बता देता हूँ। जब कोई भी गैस स्टेबल हो, whenever गैस स्टेबल, मतलब जब भी कोई गैस स्टेबल हो तब जो पार्टिकल्स हैं, मतलब
तब जो गैस बनेगी, whenever a gas is स्टेबल होगी गैस, it is cold, then it is cold नोबल गैस। मतलब जब भी किसी पास उसका ड्यूलेट या ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब उस गैस को हम क्या बोलेंगे, नोबल गैस। तो नोबल गैस उसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। अब तुम्हें रिएक्शन बता देता हूँ। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था ना कि अलग अलग वो होते हैं, मतलब दो एटम्स है वो एक दूसरे का रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कैसे करते हैं? रिएक्ट इसलिए करते थे कि जैसे इसको ये बोले भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरा वाला आएगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या भाई थैंक यू दे दे मुझे, वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। चाहे हीलियम है, हीलियम एटम क्या बोलेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, वो इसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऐसे होती है इनकी केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इनका ऑक्टेट या ड्यूलेट कंप्लीट करना होता है, इन्हें अपने स्टेबल स्टेट में आना होता है। जब तक ये स्टेबल स्टेट में नहीं आएंगे इधर उधर बिलखते रहेंगे कि हमें स्टेबल स्टेट दो, स्टेबल स्टेट दो। अब O2 कैसे होता है? O2 होता है, इसके पास 8 है। अभी 8 वाले के साथ एक और मैच कर ले, तो 8 कितने हुए? 16 है ना। 8 कितने हुए? 16। अब पहले में 2 चले जाएंगे, कितने बचे? 14। बाहर वाले में कितने हो गएंगे? 8 14 में से 8 गए, 1 2 5 6 बचेंगे, और फिर बाहर वाले में 2 बच जाएंगे। तो O2 किसी के साथ रिएक्ट करेगा? जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो बांटने के लिए, है ना, तो उसी को हम कहते हैं, इसकी जो भी रिएक्शन करेगा उसको उसके बारे में बताते हैं। तो नोबल गैस जो होती है वो बहुत कम रिएक्ट करती है। नोबल गैस रिएक्ट नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम रिएक्ट करती है। रिएक्ट्स वेरी लेस लिखूं, क्या लिखूं? कम को क्या बोलते हैं? कम हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश नहीं आती। देखो नोबल गैस जो होती है सबसे कम रिएक्ट करती है क्योंकि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसी के साथ रिएक्ट करेगी, और वैसे नोबल गैस के साथ ही ज़्यादातर रिएक्ट करती है क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, मिलके ऑक्टेट कंप्लीट ही हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, वाह वाह वाह। ठीक है। अब जैसे इसका ऑक्टेट अगर हीलियम एटम है, हीलियम का ड्यूलेट कंप्लीट है, पहले के 2 एटम कंप्लीट है, तो रिएक्ट भी इसलिए करेगा, रिएक्ट क्यों करेगा? उसी के साथ करेगा जिसका एक ऑक्टेट कंप्लीट हो। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी तो मिल पाएगा उससे, तभी तो बाहर के, अगर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो बोलेगा कि मुझे एक एटम चाहिए जिसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो उसका 2 ये वाले जो बाहर के हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। उसी चीज़ को हम ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता हो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को हम कहते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, है ना। आसान था ना? बोल दो यार हाँ या ना यार, मैं बोलता नहीं है, हाँ या ना बोल दिया करो। अब वैलेंसी के बारे में तुमने पढ़ा होगा। वैलेंसी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। हर एक एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। कोई भी एटम ये नहीं बोल सकता कि मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम है। हाँ किसी किसी के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एटम जो है उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं दोनों के। तो अब बारी आती है किस चीज़ की? एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर, पहले ए फॉर एप्पल, ए फॉर आयुष, एटॉमिक नंबर सबसे ऊपर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन इन एन एटम। एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी को हम क्या कहेंगे? उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तुम बोल सकते हो सर इलेक्ट्रॉन को ही बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम ही रेशियो में होते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं चल तू निकल, प्रोटॉन को ही मानते हैं ज़्यादा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन
इन एन एटम को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। उसका कितना एटॉमिक नंबर है वो हम उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से डिसाइड करते हैं सिर्फ। और जो मास नंबर है वो हम किससे डिफाइन करते हैं, मास नंबर अब डिफाइन करते हैं द सम ऑफ मास। तो तुम्हें पता ही है मास ज़्यादा ज़्यादा कहाँ रिजाइड करता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जितने भी उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उन दोनों का सम करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसका मास नंबर। और अगर कोई एक्स एलिमेंट है, एक्स या वाई ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, नहीं ए से दिक्कत होगी, एक्स ही ले लेते हैं। एक्स एलिमेंट है तो एक्स एलिमेंट के अंदर एक्स जो भी एलिमेंट होगा इसमें जो हम इसके जो अगर हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बात करनी है तो हमें ए टू जेड करना पड़ेगा पहले। सर क्या ए टू जेड करना पड़ेगा? सर ए टू जेड क्या है? ए टू जेड को हम बताएंगे ए क्या है सर, एटॉमिक नंबर? नहीं 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 नहीं, मास नंबर, मास नंबर। और जो जेड है वो क्या है? सर मास नंबर तो हो गया, एटॉमिक नंबर ही होगा। हाँ बिल्कुल सही, मेरे से पढ़ के होशियार हो गए तुम, है ना। जो जेड है वो क्या होगा, इसका मास नंबर। क्यों? क्योंकि जो भाई एटॉमिक नंबर ए का मास आ गया तो जेड से एटॉमिक नंबर ही आएगा। तो जो भी एलिमेंट होएगा उसको हम लिखने के लिए, जैसे हम मान लो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, हीलियम एटम, हीलियम में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, मास कितना होगा 4, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होगा 2, 4/2 नहीं लिखेंगे, बस 4 और 2 लिखेंगे। इसे कहेंगे हम हीलियम का एटम का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पता चल गया? पता चल गया तो लाइक शेयर ठोकिए, मतलब जय महाकाल वाला डायलॉग नहीं मारूंगा मैं। अब इसी मास नंबर एटम, इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में एक और चीज़ आती है। अरे यार ये सूख गया, चलो मैं इसे अभी 2 मिनट में करके आता हूँ। 1 2 3 गो। अरे यार वीडियो ही बंद हो गई थी, अब दोबारा से बनानी पड़ रही है। तो वीडियो में तुम्हें थोड़ी बहुत क्रैकलिंग तो आएगी, तो क्रैकलिंग को गौर मत करना ज़्यादा, तुम चैप्टर पढ़ो। ठीक है, अगर ज़्यादा क्रैकलिंग आए तो थोड़ा आवाज़ कम कर लो। देखो अब बात आती है आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। आइसोटोप्स, पहली बात आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो पार्टिकल्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनका क्या बोला मैंने, नीचे का क्या होता है, ऊपर का होता है सर ए, नीचे का होता है जेड। ए का मतलब मास नंबर, नीचे जेड मतलब एटॉमिक, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन जो मास नंबर हो वो अलग हो, तो उन्हीं को हम क्या कह देंगे, उन्हीं को हम सर कह देंगे आइसोटोप्स, है ना। खुद ही बता रहे हो तुम कि अगर मास नंबर ऊपर का नंबर अलग अलग हो और नीचे का नंबर सेम हो तो उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप का क्या सेम होता है? नीचे का नंबर को क्या कहते हैं हम? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आर सेम, जो आइसोटोप होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। और जो आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स जो होते हैं उनके जो वो होते हैं जैसे तुम ले लो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, किनों का क्या है 15 16 17 नहीं क्या, सल्फर क्लोरीन आर्गन, हाँ 17 18 19, ये हैं इनके क्या एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इनके अंदर। पोटेशियम क्या, अरे यार आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, 20 होगा ना इसका शायद, 20 19 18 ऐसे कुछ होता है इनका, जो भी होता है नीचे का एटॉमिक नंबर। ऊपर का जो इनका मास नंबर होता है वो हमेशा 40 40 40 ही होता है, क्योंकि जो आर्गन है उसमें 18 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तो मिला के इनका जो मास बनेगा वो 40 यू का ही बनेगा। तो इनका जो मास नंबर है वो 40 का ही है। तो अब तुम एक चीज़ बता सकते हो आइसोबार क्या होते हैं? खुद ही बता दोगे तुम आइसोबार क्या होते हैं। सब इनके ऊपर का सेम है, ऊपर के को क्या बोलते हैं हम? ए बोलते हैं। ए मतलब मास नंबर, तो मतलब जिनका मास नंबर सेम
उन एटम्स को हम क्या कहेंगे, आइसोबार। जो जिन 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का मास नंबर सेम, उनको क्या कहेंगे हम, आइसोबार्स। और एक हाइड्रोजन के बारे में बात बतानी थी। हाइड्रोजन के भी आइसोबार्स होते हैं। हाइड्रोजन के भी आइसोबार्स होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोबार्स 3 होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम और हाइड्रोजन। मैं इनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम की स्पेलिंग मुझे आती नहीं है, बार बार बताने पड़ते हैं। हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 होते हैं, ड्यूटेरियम में ही 1 होते हैं, ट्राइटेरियम में ही 1 होते हैं। लेकिन जो इनके मास नंबर होते हैं 1, 2, 3 होते हैं। इनका वो जो है, ये आइसोटोप होते हैं। इनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होते हैं, लेकिन जो मास, मतलब इनका जो मास नंबर है आइसोबार नहीं होते, क्योंकि इनका मास नंबर अलग अलग होता है, 1, 2, 3 होता है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने के कारण ये आइसोटोप हो जाती हैं। तो ये बताना था आज अभी तक। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में, जिसमें हम पढ़ेंगे इनके बारे, कन्फिगरेशन के बारे में इसे, ठीक है। और एटॉमिक कन्फिगरेशन क्या होती है, KLMN शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन्हीं को हम एटॉमिक कन्फिगरेशन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के बारे में बताया मैंने। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में एटम है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो के वाली शेल का कन्फिगरेशन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। और जो एल वाली शेल का कन्फिगरेशन कितना हुआ, 6 E-, है ना। तो ये होते हैं एटॉमिक कन्फिगरेशन। तो चलते हैं अपनी अगले स्लाइड की तरफ। अरे यार, सारा का सारा कंसंट्रेशन ही खराब कर दिया, नीचे गिर गया। चलो अब फिर से पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन कह रहा है कितने अमाउंट में उसका मास नंबर है वो कैसे निकालेंगे। हम निकालते हैं क्लोरीन 35 और 17, और दूसरा क्लोरीन 37 और 17। हमें पहले इनका रेशियो फाइंड करना है। जो इनका नेचुरल अकरिंग रेशियो है ना, अकरिंग रेशियो, अबे यार थोड़ी सर स्पेलिंग में तो ठीक करा करो। अक्यूरिंग रेशियो जो है इनका वो क्या है, वो है 1:3। 1:3 की फॉर्म में ये आते हैं। मतलब क्लोरीन जो 35/17 वाला एटम है वो है 1 रेशियो में, और 37/12 वाला है 3 रेशियो में। तो 1/3 रेशियो को हम ये लिख सकते हैं 25% एंड 75%, हाँ लिख सकते हैं। अगर हम 100% ले, 100% क्लोरीन, तो 25% ये निकलेगा और 75% ये निकलेगा, है ना। ये ले सकते हैं ना। तो अब इसी में इसका जो एवरेज मास होता है, एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला वो बनता है इससे। अब यहाँ पे थोड़ी मैथ लगानी पड़ेगी, थोड़ा बिग ब्रेन वाले बंदे चाहिए मुझे। बिग ब्रेन वाले बंदे आ जाओ। अब देखो, इसमें अगर तुमने मास निकालना है, इसका मास निकालने के लिए पहले तुम्हें इसका ये लेना पड़ेगा। ये नहीं, ये तो 17 है। 37 और 35 इंटू जितना भी इनका परसेंटेज है, प्लस 37 इंटू 75/100 कट होके क्या होगा 3/4, 1/4, 35/4 प्लस इसको इससे करा 21, 2, 3, 4, 9, 10, 11। अरे ये गलत है क्या? अरे बोले यार गलत है क्या? 10, 11, हाँ गलत है। सॉरी रेशियो मैंने गलत लिख दिया। ये 3:1 में होता है। मतलब जो क्लोरीन 35 और 17 वाला है वो गलती होगी। सॉरी। देखो ये होता है 3 के रेशियो में, तो इसे लिखेंगे हम 75, 100, 25/100, 1, 4, 3, 4, इसको इससे करा 15, 1, 3, 4, 9, 10, 105/4 पता चल गया। प्लस थोड़ी मैथ लगा लेना इधर, मैं जल्दी कर रहा हूँ। 37/4 प्लस करोगे, ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? इसको 5 से करोगे तो आएगा 12,
1 बचा हासिल, ये बचा 4, ये बचा 1, 4। तो इसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 4 तिया 9 और 4 तिया 12, 2 बचा 22, 22 कितने पे जाता है, 5 पे, बचा 2.5, 22 5 पे जाता है ना, हाँ 22 5 पे जाता है, 2 बचा, 2 गया 5 पे, तो इतना इसका एवरेज, जो इसका एवरेज मास है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 35.5 यू। तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो एवरेज होता है। वैसे तो होल नंबर में आते हैं इनके मास, ये कार्बन 12 आइसोटोप लिया होता है हमने, तो उसके इसका मास होल नंबर में आना चाहिए, लेकिन जबकि ये 2 आइसोटोप में बटे हुए हैं तो इनका पॉइंट में मास आता है जो हम एवरेज निकालते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने में थैंक यू। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, कि एक टीचर के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ही एक मोटिवेशन होती है यार, क्योंकि तुम तो बस एक यार बटन दबाना है तुम्हें, लेकिन जो टीचर होता है ना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि वो आगे भी कुछ पढ़ा पाए। तो अब ये सारा चीज़ें ख़त्म हो चुकी है हमारी, है ना। अब हम करेंगे सीधा मैथ का सेशन शुरू, शायद ही, क्योंकि बायो तो मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं मेरी केमिस्ट्री भी ख़त्म होगी, फिज़िक्स भी ख़त्म होगी, वो मतलब मैं वो तो बायो तो मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं। अब मैथ में अगर मुझे इस चैनल में ग्रो दिखा अभी 1-2 महीने में, तो मैं मैथ के ऊपर ध्यान दूंगा, मैथ के लिए आपके वीडियो बनाऊंगा। आप भी कमेंट करना क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊँ मैं, एक्सरसाइज पे वीडियो बनाऊँ मैं, या चैप्टर पढ़ाने वीडियो बनाऊँ मैं, तो ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए शायरी है, बी पेशेंट, योर एम विल कम ट्रू, वेट फॉर योर टर्न। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब टाइम आएगा हम मिलेंगे दोबारा। हम धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर गम खत्म गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।